जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को लेने की उम्मीद तो कम है। ये एक चीज़ को कितना घिस के आजमाओगे, वो चीज़ घिस के पूरी तरह ख़त्म होने तक भी आजमाते ही रहोगे तो जाहिर है तुम डिप्टी सीएम के हकदार बनोगे। यहाँ तो लकड़ी का ठिकाना नहीं है, पुलाव की खुशबू लिए जा रहे। इसके क्या माने, अभी चूल्हा ही नहीं जला। अगर घुमा फिरा के अगर वापस आप सीएम इब्राहिम का सवाल कर रहे हैं, मेरा वो छोटा दिल और छोटी सोच नहीं है और लीडरों की तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूं सैयद अज़द। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क भर की मशहूर शख्सियत ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब मौजूद हैं, जो जेडीएस से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त जेडीएस से लोग जो है कसीर तादाद में जुड़ रहे हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीएस रहेगी। आइए कुछ तफसीलात खान साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे ये कैसे मुमकिन है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटक में जेडीएस जीत पाएगी इन हालात में? अल्लाह पे भरोसा। नहीं वो तो है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा, पहले तो अल्लाह पे भरोसा, उसके बाद में हमारे अपनी मेहनत कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, वक्त से पहले बड़ी बात करना भी बेवकूफ़ी होगी, वक्त के बाद में कोई स्टेटमेंट देना भी बेवकूफ़ी होगी। तो मैं अपना नाम बेवकूफ़ में लिखाना नहीं चाहता। उम्मीद पे दुनिया क़ायम है और हमारी कोशिश पे और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि हमारी पार्टी इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। आप पूछेंगे किस बुनियाद पे आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आजकल अवाम बेखौफ नहीं है। हर मुसलमान भले वो कितने भी शरीयत के पाबंद हो, कुछ भी हो, पहले तो टीवी नहीं देखा करते थे कुछ शरीयत के पाबंद लोग, और कुछ लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे। आज हालात और वक्त इस कगार पे लेके आके छोड़ा है कि हर कोई टेक्नोलॉजी और मीडिया दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है जब वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको सारी दुनिया की और देश की जानकारी है। और देश के हालातों को मुद्देनज़र रखते हुए मेरी कौम को यह फ़ैसला लेना चाहिए कि इस वक्त एक सेकुलर लीडर की इस रियासत में ज़रूरत है। तो ऑप्शन कुछ और नहीं खुलता सिवाय जेडीएस के। जबकि श्रीमान देवेगौड़ा जी एक सेकुलर लीडर है, उन्होंने कई मिसालें कायम कर दी है। और रही बात श्रीमान कुमार स्वामी जी की, वक्ती समझौता उन्होंने भले किया होगा, ये गुनाह करने के बाद में, गुनाह तो कई लोगों ने किए हैं, ये गुनाह करने के बाद में माफ़ी भी तो मांगे हैं। माफ़ी मांगने के बाद में वो माफ़ी के हकदार बन गए। अगर आप लोग उनको माफ़ नहीं कर रहे हो तो वो उनका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने तो अब पूरे अवाम से कई स्टेजेस से उन्होंने माफ़ी मांग ली उनकी एक गलती को, और वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहिए, उनके दिल में नफ़रत नहीं होना चाहिए। तो हम मुसलमानों को साथ आना ही चाहिए जेडीएस के लिए। जेडीएस को अगर आके उनको उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं, उनकी ताकत को बढ़ाते हैं तो उनके दिल में और मोहब्बत पैदा हो जाएगी मुसलमानों के ताल्लुक़ से। और ये यही तो लीडर हैं, ये श्रीमान देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी, जो डट के यहाँ पे सियासी मुकाबला करते हैं। वरना दूसरे में मुझे बताओ कि अपोजिशन में किस आप जैसे कह रहे हैं कि एक सेकुलर सियासी जमात जो है जेडीएस वाहिद है, लेकिन कांग्रेस भी तो अपने आप को सेकुलर जमात बताती है, तो क्यों उसके साथ नहीं, क्यों वहाँ पर ये नहीं हो? एक सवाल आपने तो सही सवाल किया, मैं आपके सवाल से इत्तेफाक रखता हूँ। आपकी उम्र जो है शायद ही कम है। आप ये कहानी 1947 से पढ़ना चाहिए, जबकि आप पैदा भी नहीं हुए थे जब इस मुल्क को आज़ादी मिली। हमको क्या क्या सपने दिखाए गए, कितने प्रेसिडेंट गुजरे हमारे। जानते हो हमारे साथ में क्या हो रहा है? जब मिसाइल मैन, हाँ जी, आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के ताल्लुक़ से बोल रहा हूँ। जब उनकी फौत हो गई, उनको दिल्ली में दफनाने के बजाय एक तमिलनाडु के कोने में ले जाके दफना दिए ताकि नामो निशान हिस्ट्री से मिट जाए। हमारे ये सारी हिस्ट्री मुसलमानों की किस तरीके से मिटाई जा रही है, ये काम बीजेपी खुल के कर रही है।
फिर भी मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि वो खुल के मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी मेरी कौम को 1947 से लेके पिछली इनके 2013 तक जो चला, क्या भलाई बहबूदी के काम किए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाए मुसलमानों के, कितने मुसलमानों को इंडस्ट्रियल लोन मिला गया, कितने मुसलमानों को आगे तरक्की पे लाया गया, किस किस में हिस्सा दिया गया, हमको रिजर्वेशन कहाँ दिया गया। ज़रा गौर तो करो, ये एक चीज़ को कितना घिस के आजमाओगे, वो चीज़ घिस के पूरी तरह ख़त्म होने तक भी आजमाते ही रहोगे। नहीं, एक बात है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो एक मौका जेडीएस को भी मिला था सेंट्रल में, तो उस वक्त जेडीएस ने क्या कर लिया 11 महीने में जी। आज स्टेट में देवेगौड़ा जी को छोटा सा वक्फा मिला। उस वक्फे में उन्होंने 4% रिजर्वेशन देके साबित कर दिया कि मैं मुसलमानों को प्यार करता हूँ, मुसलमानों को ये हक़ मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आज कोई भी एक IAS ऑफिसर है या केस ऑफिसर है या कोई भी IPS ऑफिसर हो, क्या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मुसलमानों की भर्ती हुई है डिपार्टमेंटों में, ये तो इसका सारा क्रेडिट तो श्रीमान देवेगौड़ा को जाता है। तो सेंट्रल में इतने साल कांग्रेस थी तो पूरे स्टेट में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए, ये मेरा सीधा सवाल। अगर वो लोग चाहते तो मुसलमानों को अपना हक दिया जाता था, लेकिन इन लोगों ने रिजर्वेशन नहीं दिए, हक नहीं दिए। इससे बढ़ के और क्या सबूत चाहिए। एजुकेशन में पीछे कर दिया हम लोग। एक काम किया कांग्रेस ने, उसका मैं भी एहसानमंद हूँ। एयरफेयर बढ़ा दिया, हज में सब्सिडी दे दिया, एयरफेयर से पैसा कलेक्ट किया, हज में सब्सिडी दे दिए, बोले जाओ तुम अपनी आखिरत सीधी कर लो और दफ़ा हो जाओ। उसके अलावा कौन सा एहसान किए लोगों ने। कहाँ हमारे इल्मी याफ्ता बनाया हमारे नौजवानों को, कहाँ यूनिवर्सिटियाँ खोले, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को ये लोग ने लोन दिलाया और मदद किए, वहाँ सब ये सब काम नहीं किए लोगों ने। एक टाइम पे मदरसे खुलवाए, जब इनका टाइम आ गया तो सारे मदरसे खुद बंद करवा दिए। सिम्मी पूरी बंद हो गई, सब ख़त्म हो गया, आज सारे मदरसे बंद पड़े। यहाँ तक कि ये लोग जो आज़ाद थे, कौमी चंदे पे जो सारी ज़िंदगी गुजारा करते आए, मस्जिद के सदर व सेक्रेटरी वो जो उनका जो निज़ाम होता था, वो लोग खुद उनकी तनख्वाह देते थे। उन्होंने छोटी सी एक तनख्वाह पेश करके आगे से इमाम और मौज़न को, उनको भी अपने ईमान से महरूम करने की कोशिश की गई कांग्रेस। उसके अलावा क्या एहसान आता है। तो ठीक है, यहाँ पर सर यहाँ पर एक और सवाल बता, जैसे आपने इमाम खतीब का, खादिम का जैसे आपने जिक्र किया, इमाम खतीब जो है लगातार जो है मस्जिदों की खिदमत करते रहते हैं और उनके लिए सियासी पहलू उनके लिए जेडीएस में कहें तो किस तरह रहेगा, और आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इमाम खतीब या मस्जिद के मौज़िन उन लोगों के लिए। देखिए, ये एक छोटे पैमाने पे ये जंग जीती नहीं जा सकती जी। मेरे जानने वाले 1 2 4 8 10 इमाम साहब या 1 2 4 8 मौज़न साहब से ये काम नहीं है। ये ऊंचे दर्जे पे जितने भी उलमाए कराम बैठे हैं, ये उलमाए कराम की कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, ये क्लोज डोर एक मीटिंग होना चाहिए, सारे फ़िरक़ों को भुलाना चाहिए, एक दूसरे से गले लगाना चाहिए, एक आइडिया पे आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, जब जाके इस रियासत कर्नाटका के मुसलमानों का मुस्तकबिल, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल हम बदल सकते हैं। ये सारा बागडोर, इसका कंट्रोल उलमाए कराम के हाथ में, ना ही मेरे जैसे कोई भी अफलातुन खान लीडर के पास नहीं है इसका इलाज। तो आप चाहते हैं कि उलमा इकराम जो है सियासत में आए, सियासत में पार्टिसिपेट करे और हम लोगों को सही राह बताए कि हम किस तरीके से चल। ये नहीं कि एक तरफा बात करोगे, एक पार्टी वाले को बुला लोगे, एक पार्टी का सपोर्ट कर दोगे, 3 पार्टियों को अपना दुश्मन बना के कौम की दुश्मनी पे उतारोगे। ये बेखौफी उलमा इकराम को नहीं करना चाहिए। चारों पार्टियों को बैठाए, आपस में राय मशवरा करे, उसका एक हल निकाला जाए, हर किसी को, चंद उलमा इकराम को भी सियासत में उतारा जाए। नहीं, उलमा इकराम खुल करके किसी जो है सियासी जमात की हिमायत तो नहीं करते, अलबत्ता मेंबर महराब से ये ऐलान होता है कि बड़े दुश्मन से जो बेहतर छोटा दुश्मन होगा। तो आवाम समझ लेती है कि छोटा दुश्मन कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है। और दरमियान में अगर जेडीएस की अगर हम बात करें तो जेडीएस को क्या समझते हैं उलमा इकराम, इसकी कोई अभी तक वजाहत नहीं आई। अगर आप कुछ अपना तारुफ उलमा इकराम को अगर पेश करना चाहें जेडीएस को, क्या पेश करेंगे। देखिए, फैसला जज जब जजमेंट देता है, एक कादी को जब कुछ हुक्म देना हो तो 2 तरफा बयान सुनना चाहिए। एक तरफ सुन के जो बयान देता है, मैं उसको तो काजी के लायक ही नहीं मानता। उलमा इकराम को
दोनों, तीनों, चारों, पांचों जितने भी सियासी जमातें हैं सबको बुला के बात करना चाहिए और इनका डिमांड रखना चाहिए कि ये हमारे डिमांड है, तुम कैसे पूरे करोगे, कौन ये बेड़ा उठाएगा। झूठा वादा नहीं है, कमिटमेंट होना चाहिए। तो हमारा क्या रोल होएगा, तुम्हारा क्या रोल होगा, टेबल डिस्कशन होना चाहिए। बात अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के बात सीधी होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं होना चाहिए, बैकडोर से कुछ भी लेन देन नहीं होना चाहिए। करना हो तो अपने आप को सेक्रीफाइस कुर्बान करें कौम के लिए, मज़हब के लिए, तो कुदरती अल्लाह ताला उनको कामयाबी भी देगा। दिल में एक, दिमाग में एक, ज़बान पे एक, किस किस को धोखा दोगे? मुझे धोखा दोगे, अवाम को धोखा दोगे, या कोई सियासी जमात को धोखा दोगे, या तुम उस रब्बुल आलमीन को धोखा दोगे? अगर उलमा इकराम, सर एक सवाल, अगर उलमा इकराम सियासत के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए अगर तैयार हों, अगर आगे बढ़ के आएँ, 2023 में मुस्लिम्स को नहीं कहूँगा मैं, उलमा इकराम को कितनी सीटों पर खड़ा करने का आप कोशिश करेंगे जेडीएस के साथ? पहले उलमा इकराम तय करे कि वो कितनी सीटों पे एक दिल हो के जीत सकते। रही बात यहाँ दूसरी भी आती है, सियासत इतना आसान नहीं है। कहने के लिए सफ़ेद जोड़ा पहन के कोई भी सियासतदान बनता, हकीकत को और उस सियासत की गंदगी को समझे। पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक आदमी को जीतने के लिए ना जाने कितने गलत और शरीयत से हट के भी काम करना पड़ता है। भाई जो करते हैं उनको करने दें, सारी दुनिया को तो आप नहीं सुधार सकते। अगर सुधरना हो तो सारे मुसलमान हो जाते। अगर सिर्फ मुस्लिम वोट से ही आप 100% जीत सकते हैं तो सारे जितने फ़िरक़े हैं सब दूर होके एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और एक नुमाइंदा दे के बोलना कि भाई तुम्हारी पार्टी से इसको कैंडिडेट बनाओ, इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ से उसको भी फॉर्म लेके दूंगा, जीता। सर एक आखिरी सवाल, जेडीएस में कई सारे जो है बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन वाज़ेह तरीन नहीं, कहीं ना कहीं दरपर्दा से ही एक बात सामने आ रही है, अगर जेडीएस लार्जेस्ट स्केल में आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तो डिप्टी सीएम का पोस्ट जो एक मुस्लिम लीडर को दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो चेहरा अब फिल वक्त जो जेडीएस में नहीं है, बाहर से मंगवाया जा रहा है। क्या जेडीएस में ऐसे चेहरे मौजूद नहीं हैं जो डिप्टी सीएम के काबिलियत रखते हों, या उनकी काबिलियत को हाईकमांड पहचान नहीं रही है? का इशारा सीएम इब्राहिम से? बिल्कुल सर। समझ रहा हूँ। सुनिए, पहले पार्टी को इख्तिदार में आना ज़रूरी है। आने के बाद में तुम्हारे अखलाक अगर अच्छे हैं और तुमने पार्टी के लिए उतनी बड़ी कुर्बानी दिए हैं, तुम्हारी वजह से अगर पार्टी इख्तिदार में आ रही है तो जाहिर है तुम डिप्टी सीएम के हकदार बनोगे। यहाँ तो लकड़ी का ठिकाना नहीं है, पुलाव की खुशबू लिए जा रहे। इसके क्या माने? अभी चूल्हा ही नहीं जला, जब भी आप बिरयानी की खुशबू लेने चले। यार बेखौफी की हद होती है। ऐसे बेहुदा सवालों के जवाब देना कहीं ना कहीं बेखौफी का सबूत देना ही है। तो बेहतर है कि मैं खामोशी इख्तियार करूं। देवी गौड़ा जो हैं वो दुनिया की, अभी क्या बताऊं मैं, मेरे मोटे अल्फाजों में बोलना पड़ेगा, समझे नहीं समझे। यहाँ से एक छोटे से खेड़े से वो ग्राम पंचायती, मंडल पंचायती से निकल के इस देश का प्रधानमंत्री होके सारे चक्कर लगा के वापस आके बैठे हैं। उनको अंडरस्टिमेट करना अपने आप को कहीं ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद साबित करने वाली बात है। सर एक आखिरी सवाल है, हमारे नाज़रीन का काफ़ी और आपका भी काफ़ी समय ले लिया मैंने। एक आखिरी सवाल है, कई सारे जो है लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ही नहीं बल्कि कई सारे लीडर्स जेडीएस में पले बड़े हुए, लेकिन जहां उन्हें चाहा आज़ादी निकल कर चले गए। खैर उनका फ्रीडम ऑफ राइट्स है, वो जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे लोगों को वापस लेकर जेडीएस उनके ऊपर एतमाद कर सकती है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे लोगों को लेने की उम्मीद तो कम है। अगर घुमा फिरा के अगर वापस आप सीएम इब्राहिम का सवाल कर रहे हैं, मैं तो हार्टली वेलकम करता हूँ। मेरे से सीनियर हैं, शायद मुझे कुछ उनसे भी सीखने मिल जाए, उस पर मेरा कोई एतराज़ नहीं है। और रही बात मुक़द्दर की, ख़ान के मुक़द्दर उस रब्बिल आलमीन ने लिखा है, जा मेरा खाना लिखा है मैं वहीं खाऊंगा, अगर नहीं लिखा है तो नहीं। मेरा वो छोटा दिल और छोटी सोच नहीं है और लीडरों की तरह कि उसके आने से मेरा हक़ मर जाएगा, नहीं। मैं ऐसे भी राजा था, राजा हूँ। उम्मीद करता हूँ उस अल्लाह की ज़ात से कि उस पर यकीन है कि मैं राजा ही मरूँगा।
तो मुझे ये सब झूठे दिखावे की ज़रूरत भी नहीं है अगर मेरे मुक़द्दर में नहीं है। अगर हालात मुझे मजबूर करते हैं तो चंद लोगों की अल्लाह ताला मेरे ज़रिए काम लेना चाहता है, अल्लाह ताला मुझे जाम बिठाएगा, वहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं ना MLA बना, ना मैं MLC बना, ना मैं राज्यसभा बना, ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में भी खाना खा लिया, राज्यसभा में भी खाना खा लिया, विधानसभा में भी खाना खा लिया, फुटपाथ पे खड़ा रह के पानी पूरी भी खा लिया। बहुत अच्छे सर, थैंक यू। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा सुना, एक तरीके से अगर हम काफ़ी पुरानी एक मिसाल अगर हम दोहराएं तो बेताज बादशाह कहते हैं, यानी कि बेताज बादशाह का मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँगा। बेताज बादशाह इसलिए नहीं कि उसके सर पर ताज नहीं, बल्कि उसके सर के लायक का ताज नहीं बना। जिस तरह की सियासत खान साहब करते हैं, शायद वो ओहदा नहीं है जो खान साहब को दिया जाए, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने के लिए, कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए हर तरह की कुर्बानी जो आगे बढ़ करके देने की बात जो इस वक्त इन्होंने की है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज की आवाज़ के साथ बने रहें। कर्नाटक सियासत के क्या हालात होंगे, वक्तन वक्तन हम आपके सामने रखने की मुकम्मल कोशिश करेंगे।